please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. गुजरात के गांधीनगर में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में गुजरात के नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो सकती है। मुख्यमंत्री के तौर पर विजय रूपाणी का नाम फिलहाल तय माना जा रहा है, लेकिन इस पर कोई भी आधिकारिक तौर पर बोलने को तैयार नहीं। इसके अलावा गुजरात में 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं। आदिवासी नेता गणपत वसावा को डेप्यूटी सीएम बना सकते हैं। वसावा रूपाणी सरकार में भी मंत्री थे। हिमाचल में नए मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए सरगर्मी तेज हो गई है। नए मुख्यमंत्री के चयन के लिए दिल्ली से निर्मला सीतारमण और नरेंद्र सिंह तोमर शिमला पहुंच गए हैं। बीजेपी के दोनों पर्यवेक्षक हिमाचल प्रदेश के तमाम लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के अलावा जीते हुए विधायकों के साथ बैठक करेंगे और उनकी राय लेंगे। फिर बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड जिस भी विधायक के नाम पर मुहर लगाएगा उसे सर्वसम्मति से हिमाचल का मुख्यमंत्री चुना जाएगा। बीजेपी ने साफ किया है कि सीएम जीते हुए विधायकों में से ही चुना जाएगा। फिलहाल हिमाचल के मुख्यमंत्री पद की दौड़ में जयराम ठाकुर आगे हैं। और हमारे सहयोगी जनक दवे इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। जनक, हम आपसे जानना चाहते हैं कि सबसे पहले विजय रूपाणी इस रेस में आगे चल रहे हैं, तो क्या माना जाए, क्या उन्हीं को ये पद सौंपा जा सकता है? जो विजय रूपाणी और नितिन पटेल के नेतृत्व में गुजरात के चुनाव लड़े गए हैं, ऐसे में फिर अब स्थिति यही साफ होती है कि कोई रेस में हो ना हो, लेकिन विजय रूपाणी प्रबल दावेदार होते हैं, तो उनको ही जीत का सेहरा या कहें कि मुख्यमंत्री के तौर पे उनको चयन किया जा सकता है। लेकिन इसमें जिस तरीके से बहुमत मिला है, भारी बहुमत नहीं है, ऐसे में सभी समाज के प्रतिनिधित्व को स्थान मिले, ये भी एक कोशिश के तौर पे देखा जाना चाहिए। तो उनको बागडोर सौंपी जाती है या कोई अलग से कोई व्यक्ति आता है? क्या हिमाचल की तरह यहाँ भी यही लॉजिक तर्क दौड़ाया जाएगा कि जो जीते हुए उम्मीदवार है उसमें से ही कोई मुख्यमंत्री बने? तो ये सभी आकलन के बीच अभी हालांकि प्रबल दावेदार के तौर पर विजय रूपाणी का ही नाम है, पर हो सकता है पिछली बार हुआ था कि नितिन पटेल का नाम आगे था और आखिर समय में विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री बनाया गया था और नितिन पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो वैसे अचानक से कोई बदलाव आए तो ये संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में यहाँ पर जो स्थानीय नेतृत्व है इस बारे में खुलकर समर्थन देने के मूड में नहीं है, बोलने के मूड में नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। जी, ने वोट किया है बीजेपी के खिलाफ, ग्रामीण इलाकों में वोट किया गया है बीजेपी के खिलाफ, तो क्या कोई पाटीदार या पटेल भी प्रबल दावेदार हो सकता है? बीजेपी को कोर्स करेक्शन की जरूरत है। जनक, क्या बीजेपी को पटेलों ने वोट नहीं किया था? बीजेपी को ग्रामीण इलाकों में वोट नहीं मिला, क्या बीजेपी को कोर्स करेक्शन करके पटेल मुख्यमंत्री बनाने की फिर से जरूरत है या फिर विजय रूपाणी अभी रेस में आगे हैं? देखिए, ये एक लॉजिक अमिताभ जी यही जताया जा रहा है, क्योंकि गुजरात चुनाव पर जो नतीजे हैं उस पर ही 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे तय होंगे, ये एक आकलन पहले से लगाया जा रहा था। और इस बार जिस तरीके से भारी बहुमत नहीं मिला और पटेल फैक्टर की नाराजगी कहीं ना कहीं थी, ऐसे में ये कोशिश जरूर हो सकती है वापिस ये पटेलों को अपनी ओर करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि भले पटेल नाराज थे और उन्होंने खुलकर वोट समर्थन नहीं दिए, लेकिन बीजेपी ने हमेशा पाटीदार को आगे रखा है। तो हो सकता है कोई पटेल चेहरा ही सामने आए, लेकिन अब पटेल चेहरा वो अगर होते हैं तो फिर विजय रूपाणी का रोल क्या होगा, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल जनक, ये सोचने वाली बात होगी कि पटेल आंदोलन के पीक पर ही विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री बनाया गया था जब आनंदीबेन पटेल को हटाया गया था। तो बीजेपी आलाकमान भली भांति जानता था कि पटेल समाज नाराज है, तो जाहिर तौर पर विजय रूपाणी तमाम जाति पाति और धर्म तमाम चीज़ों से दूर विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री बनाया गया था ताकि वो निष्पक्ष रूप से काम कर सके। तो जाहिर तौर पर अब हिमाचल चल के अगर मोहित से एक दो सवाल ले लें जनक, मोहित
कल लगातार कल रात से मंथन का दौर जारी है। कुछ नतीजा निकल के आने की उम्मीद नजर आ रही है मोहित? देखिए, अभी तक कोई नतीजा साफ नहीं हुआ है। हालांकि जयराम ठाकुर का नाम सबसे आगे चल रहा है सीएम की रेस में, लेकिन अभी भी बैठकों का दौर जारी है। और एक मैं आपको खबर देना चाहूंगा कि आरएसएस के साथ भी जो केंद्रीय पर्यवेक्षक आए हुए हैं, उन्होंने एक गुप्त मीटिंग की है। उस मीटिंग के बारे में ना तो मीडिया को वहां पर कोई इनवाइट था, बस बाद में खबर आई कि वहां पर मीटिंग चल रही है। आरएसएस के जो स्थानीय नेता हैं शिमला के, उनके साथ बैठक जारी है। तो ऐसी संभावना काफ़ी कम है कि आज जब सांसदों के साथ मीटिंग होगी और उसके बाद विधायकों के साथ मीटिंग होगी, तो उसके बाद कोई नाम का ऐलान हो सकता है। माना जा रहा है कि दिल्ली से ही किसी नाम का ऐलान किया जाएगा और उसके बाद जो तमाम विधायक हैं वो अपनी सहमति दे देंगे उस नाम पर। मोहित, एक सवाल और यहाँ उठता है कि अभी तो पर्यवेक्षक सारे तमाम लोगों से बात करेंगे, कोर कमेटी से बात करेंगे, विधायकों की राय लेंगे, वो दिल्ली आकर अमित शाह को अपनी रिपोर्ट देंगे। उसके बाद विधायक दल की बैठक की तारीख तय होगी, वो जल्दी ही होगी। लेकिन इतना तो बीजेपी आलाकमान ने साफ कर दिया है कि चुने हुए प्रतिनिधियों में से ही, एमएलए में से ही मुख्यमंत्री होगा। तो क्या धूमल अब माना जाए रेस से बाहर हो गए हैं, या अभी भी कुछ लोग उनके लिए कुर्बानी देने को तैयार हैं, कुछ सिटिंग एमएलए जो जीत कर आए हैं? देखिए, बीजेपी आलाकमान ने साफ कर दिया है कि चुने हुए विधायकों में से ही कोई मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। लेकिन प्रेम कुमार धूमल और उनके समर्थकों ने अब तक इस मुख्यमंत्री की रेस में अपने नाम को पीछे नहीं किया है। अगर धूमल साहब से कभी भी सवाल किया जाए तो वो एक बार भी ये नहीं कहते, मीडिया में उन्होंने अब तक ये स्टेटमेंट नहीं दिया है कि मैं मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं हूं। उनके समर्थक शक्ति प्रदर्शन करते हैं। जो केंद्र से नेता आए हुए हैं, जो मन टटोल रहे हैं, उनके सामने लगातार शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी हो रही है धूमल के पक्ष में। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि धूमल ने खुद को रेस से बाहर कर लिया है। इसी वजह से काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया कि आखिरकार कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। क्या प्रेम कुमार धूमल के नाम पर विचार किया जाना अभी भी संभव है? ऐसी संभावना शायद धूमल को लग रही है। इसी वजह से वो अपने लिए भी कैंपिंग लगातार कर रहे हैं। कुछ विधायकों ने अपनी सीट खाली करने का ऑफर भी दिया है, लेकिन वो चंद विधायक है, 3 से 4 विधायक। हालांकि धूमल के पक्ष में काफी कार्यकर्ता यहां पर जुटे हैं जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन क्या इससे केंद्र से आए जो ऑब्जर्वर हैं उनके ऊपर दबाव बनेगा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल मोहित, अब दबाव तो केंद्र पर नहीं बनने वाला। अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो फैसला लेंगे अंत में वही मान्य होगा। लेकिन सबकी राय ली जा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि 2 राज्यों में जीतने के बाद भी इतना असमंजस और इतनी ऊहापोह की स्थिति है, क्योंकि दोनों, एक में मुख्यमंत्री पद का दावेदार हार गया है और दूसरे में पटेलों ने काफी उथल पुथल मचा दी है बीजेपी में। तो जाहिर तौर पर हम जनक के पास दोबारा चलेंगे, फोन लाइन पर दोबारा जुड़ गए हैं। जनक, विधायक दल की बैठक होने वाली है, क्या पिछली बार की तरह नितिन पटेल जैसी कोई दावेदारी करेगा? जनक, शाम को विधायक दल की बैठक होगी। जनक, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जनक, बिल्कुल 2-3 चीजें साफ है। जनक से हम जुड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन 2-3 चीजें तो साफ है गुजरात को लेकर। विजय रूपाणी, जब गुजरात में पटेलों का आंदोलन पीक पर था, उस समय पार्टी आला कमान ने नेतृत्व बदलने का फैसला लिया था। विजय रूपाणी को बनाया गया था। एक निष्पक्ष मुख्यमंत्री, राजकोट से आते हैं, सौराष्ट्र इलाके से आते हैं, तमाम जाति पाति से दूर। और बीजेपी को तब 1-1.5 साल पहले मालूम था कि पटेल समुदाय नाराज है, और बीजेपी ने तमाम उस ऐसे जातियों को जोड़ा है। उसके बाद बूथ पर अपने संगठन को मजबूत किया है। ट्राइबल इलाकों में जाकर बीजेपी ने काम किया है। कई विधायक आदिवासी इलाकों में बहुत जीत कर आए। बिल्कुल, अब मैं वापस हम लोग हिमाचल चलते हैं और मोहित से बात करते हैं। निर्मला सीतारमण तमाम लोगों से फिर से बैठक करने की तैयारियां फिर से शुरू हो गई हैं। अब दोबारा अब किससे बैठक होने जा रही है मोहित? देखिए, अब से थोड़ी देर में निर्मला सीतारमण और नरेंद्र सिंह तोमर आने वाले हैं। पीटर हॉफ, जो कि राज्य में स्टेट गेस्ट हाउस है जो कि शिमला में, वहां पर मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा। राज्यसभा और लोकसभा के जो सांसद हैं उनसे पहले मुलाकात की जाएगी। उसके बाद विधायकों के साथ 1-to-1 मीटिंग की जाएगी। और कई ऐसे गुट बन चुके हैं फिलहाल जो कि अपने आप को सीएम की रेस में आगे मान रहे हैं और लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ ये गुट जो केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं उनके सामने गुटबंदी भी वहां पर दिखाई जा रही है। नारेबाजी हो रही है, शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है और धूमल खेमा अभी भी हावी है। हालांकि पार्टी का एक धड़ा साफ कर रहा है कि धूमल साहब अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं। मोहित शुक्रिया। आप पीटर हॉफ पर नजर बना रखिए। पीटर हॉफ काफी शीर्ष पर है और वहां बड़े बड़े लोहे के गेट है, इसलिए अंदर घुस पाना मुश्किल होगा, लेकिन बाहर से ही आप नजर बनाए रखें वहां पर। मोहित, धन्यवाद आप सबका। बड़ा
दिल्ली के रोहिणी में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के नाम पर चल रहे आश्रम में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। देर रात 7 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पुलिस ने करीब 41 नाबालिग लड़कियों को बाहर निकाला। पुलिस ने इस अभियान के दौरान आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के अंदर 14 से ज्यादा ताले तोड़े और रिहाई के बाद सभी लड़कियों को नारी निकेतन में भेज दिया गया। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के मुताबिक आश्रम में करीब 200 से ज्यादा महिलाओं को बंधक बनाकर रखा गया है। मालीवाल के मुताबिक आश्रम के अंदर गलत काम होता है और लड़कियों को नशे का इंजेक्शन दिया जाता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि आश्रम का संचालक बाबा अब भी फरार है। लोगों का दावा है कि इस आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में लोगों को जबरदस्ती रखा जाता था, किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। लोग जो है यहाँ के हैं, स्थानीय लोग, उनसे बात करते हैं। आप लोगों ने कभी किसी अंदर जो लड़कियां हैं, महिलाएं, उनसे कभी बातचीत हुई आप लोग की? हुई है। 3-4 महिलाएं जो है रिपोर्ट भी करवाने की कोशिश करी है। आए दिन यहाँ पे महीने 2 महीने में हंगामा होते रहते हैं। वो कहती थी जो हमें जो है यहाँ पे बाबा जो है कैद करते, यहाँ पे पहले तो काम करवाते, फिर कहते हैं जो चलो प्रसाद लेने के लिए। जब भी वो प्रसाद लेने के लिए वो लोग अंदर जब घुसते हैं तो बाबा कहते हैं जो पूरे बॉडी की हमें मसाज आप लोग करो। पूरी बॉडी की मसाज बाबा करवाते हैं और फिर उसके बाद गलत संबंध बाबा उनके साथ मनाते हैं। और जब वो लोग कहते हैं जो बाबा आप तो भगवान हो, भगवान तो ये काम करते नहीं है, तो कहते हैं आप मेरी गोपियाँ हो और हम आपके कन्हैया हैं, इसीलिए जो है आप लोग स्वर्ग जाओगे। जैसे राधा की हमारे दिल में जगह थी ना, वैसे आप लोग की हमारे दिल में जगह बन चुकी हो। आप लोग राधा हो, आप लोग स्वर्ग जाओगे। यहाँ से क्या बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? अगर कोई चला गया नहीं, यही रास्ता है, यही रास्ता है। कहाँ से निकलेगा? अंदर जाने के बाद कहाँ? मेन रास्ता तो एक ही दिया गया ना। आप लोग कभी अंदर जा पाए? नहीं जी, हम कभी नहीं गए अंदर, अलाउड ही नहीं है। क्यों, ऐसा क्या है अंदर के अलाउड नहीं है आप लोग को बाहर? जब ऐसा का उन्होंने बताया कि हाँ महिलाओं को नहीं जाने दिया, तो बच्चों को जाने दिया, तो हमें कौन जाने देगा? ये तो हम तो पहले ही माताएं हैं। कभी आपकी मुलाकात हुई अंदर किसी लड़की से, महिला से? आप नहीं, हमने आते जाते देखा, मेरी किसी से मुलाकात नहीं हुई। कोई बातचीत हुई हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। रात को गाड़ी रात में आएंगे जाएंगे, मतलब इससे पहले नहीं आते। दिन में तो कोई मतलब ही नहीं है। नाइट में मतलब गाड़ियाँ कैसी आती थी? क्या कोई लोग? नोवा गाड़ी आती हैं, पुरानी मतलब उम्र की लेडीज है, 40 साल की उम्र की, वो आती हैं। उसके बाद में बाकी इसके अंदर वैसे किसी को नहीं घुसने नहीं देते हैं। 26 साल तो हमारे वो देखते हुए हैं, मगर दिन में कोई नहीं है, रात को आते जाते हैं। आप बता रहे थे कि लोग, परिवार के लोग किसी से मिलने जब आते थे तो नहीं मिलने, उनको मिलने नहीं दिया जाता है। और जब भी ये कोई केस अभी निकल के आया है तो इतने लोग आए हैं, तो शुक्र है कि अब ये कार्रवाई हो रही है। टोटल 200 महिलाएं थी, जिनमें से 41 माइनर्स को हमने अभी आज रेस्क्यू करा है। बाकी सारी मेजर्स बताई जा रही हैं यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मेजर महिलाएं भी हैं, इनको भी हमें नारी निकेतन या किसी ऐसी जगह पे पहले शिफ्ट करना चाहिए, इनकी काउंसलिंग होनी चाहिए। ये पूरा मामला ये है कि यहाँ लड़कियाँ आती हैं, बसों में बिठा, उसमें गाड़ी में बिठा के लाते हैं, गाड़ी में बिठा के ले जाते हैं। इसमें मोहल्ले के लोगों को ये पता है कि यहाँ से बस एक गोडाउन का हिसाब किताब है। यहाँ मतलब लड़कियाँ सेक्स लेबर तैयार की जाती हैं और ये एक यूनिवर्सिटी का नाम दे रखा है, लेकिन आज तक किसी को ये नहीं, इसका प्रमाणित नहीं मिला कि यहाँ से कोई बच्ची पढ़ के बाहर निकली हो। और शिक्षा के बदले उन बच्चे को ड्रग्स मिलता है। उसके बाद जो है बाबा जो है रेप करते हैं। काफी यहाँ के मामला खतरनाक है, मगर 2004 से यहाँ पे ये मामला हो रहे हैं। हमने कितने बार आवाज उठाई, पर यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती थी। आध्यात्मिक आश्रम की खबर आप सुन रहे थे। काफी वक्त से वहां पर यह आश्रम चलाया जा रहा है। हालांकि अभी तक आश्रम के बारे में ये जानकारी नहीं मिली है कि उसे किसकी तरफ से ऑथेंटिकेशन मिला है आश्रम को।